कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। निर्वाचन आयोग का ये प्रेस नोट साफ बता रहा है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव 29 नवंबर के पहले बिहार चुनाव के साथ संपन्न हो जाएंगे। जाहिर है बीजेपी कांग्रेस अपनी तैयारी में पहले से लगी है और तीसरी पार्टी बसपा अपने 8 उम्मीदवार तय कर चुकी है, लेकिन ऐसे में सबसे आगे बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेता सहित पार्टी के अन्य बड़े नेता भी मैदान में हैं। इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है तो वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो बीते एक सप्ताह से ग्वालियर चंबल में खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है 27 में से 25 सीटों पर कांग्रेस की जमानत बच पाना मुश्किल हो जाएगी। जब कांग्रेस के पास कुछ होता नहीं है बात करने के लिए, तब वो कांपने लगती है। एक एक विधानसभा का डेटा स्वतः ही अध्यक्ष जी के हाथ रखा गया है। वर्तमान में 27 विधानसभा के चुनाव, हर चुनाव को गंभीरतापूर्ण लेना ये हम लोगों का दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा, मोदी जी का झंडा, अमित शाह जी का झंडा, नड्डा जी का झंडा का परचम जरूर लहराएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। सिंधिया, वीडी, तोमर ग्वालियर चंबल में सक्रिय हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों का दर्द बांटने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी की अपेक्षा हाल में कम सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन 17 सितंबर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई बड़े नेता ग्वालियर चंबल के मैदान में होंगे और कांग्रेस को लगता है कि उनकी रणनीतिक तौर पर तैयारी साथ ही सर्वे को सामने रखकर विश्वास दिला रही है कि बीजेपी सपने देख सकती है, जनता तो हमारे साथ है। आरएसएस का सर्वे है, 27 की 27 सीट कांग्रेस जीत रही है। आरएसएस प्रमुख ने बीजेपी के बड़े नेताओं को फटकार लगाई है। उपचुनाव में सत्ता का दारोमदार ग्वालियर चंबल के हाथ में है। 2018 के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में थे और इस बार कांग्रेस का चमकता चेहरा भाजपा के लिए जोर आजमाइश में लगा है, यानी कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती होगी। खाली सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार और सिंधिया से सामना। अब सवाल यही कि कांग्रेस का सर्वे साथ देगा या बीजेपी की तैयारी काम आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा चुनाव की तैयारी कौन भारी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या निर्वाचन आयोग के संकेत के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और सक्रिय होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी 2018 के परिणाम को बदलने की तैयारी में है? क्या ग्वालियर चंबल में ये उपचुनाव सिंधिया का भविष्य तय करेंगे? क्या चुनाव मैदान में कांग्रेस की देरी रणनीति का हिस्सा है? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जिस प्रकार से राजनीति का पारा ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, वह साफ इंगित कर रहा है, इस ओर साफ इशारा कर रहा है, इस बात का द्योतक है, संकेतक है कि अब मध्य प्रदेश में किसी भी वक्त उपचुनावों की घोषणा हो सकती है। निर्वाचन आयोग कभी भी तारीखों की घोषणा कर सकता है। इस बात का एहसास दोनों दलों को है और दोनों दल ही अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, इन दोनों पार्टियों के अलावा यहाँ एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। एक ऐसे
राजनीतिक परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, जो ग्वालियर चंबल में एक बड़े घराने के तौर पर जाना जाता है, जिसका देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे समूचे विश्व में नाम है। अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सिंधिया जी हैं। वो अपनी दादी माँ राजमाता के पद चिन्हों पर चल पड़े हैं। यहाँ सिंधिया जी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि इन उपचुनावों में जो 16 सीटें हैं वो ग्वालियर चंबल अंचल से हैं। और ग्वालियर चंबल अंचल से अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आशातीत सफलता मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी का जीत का मार्ग सिंधिया जी ही प्रशस्त कर देंगे। शिवराज जी ने एक भाषण के दौरान ये कहा कि जब मेरी सरकार गई उसका कारण भी सिंधिया जी थे, और जब मेरी सरकार बनी उसका कारण भी सिंधिया जी ही हैं। और अब ये सरकार स्थिर रहेगी अगले 3 साल, तो ये भी तय मानिए कि इसका कारण भी सिंधिया जी ही होंगे। और अगर ये सरकार जाती है तो इसका भी कारण सिंधिया जी होंगे। तो कौन, भले ही चुनाव की बारी जरूर हो, कौन भारी है कौन नहीं है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन फैक्टर चुनाव में सिंधिया जी रहेंगे। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं विकास बोंद्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं हमारे साथ। राम पांडे जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल राम जी आपसे कर लेता हूँ। आजकल तो आपके मानस से गाना उठ रहा होगा आपके अंतर्मन में, ओ सिंधिया जी बड़ा दुख दीना, हे राम जी मेरे सिंधिया जी ने बड़ा दुख दीना, मुश्किल कर दिया जीना। इस टाइप की फीलिंग आ रही होगी आपको ग्वालियर चंबल अंचल में। जो सिंधिया जी के नेतृत्व में आप चुनाव अभियान की कमान वो संभालते थे, आप उनके नेपथ्य में खड़े होते थे, आज वो आपके विरुद्ध खड़े हैं। थोड़ी तो असहज स्थिति होगी कांग्रेस की। बिल्कुल नहीं है। ग्वालियर चंबल की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता सिंधिया जी के जाने से बहुत खुश हैं। उन्होंने ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को व्यक्तिवादी कांग्रेस बना दिया था। उनके जाने से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता स्वतंत्रता महसूस कर रहा है। वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से और जनता से गुलामों और दास की तरह अपने आप को व्यक्त करते थे, अपने आप को महाराजा समझते थे। तो ऐसा लगता है जैसे ग्वालियर चंबल की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता मिल गई है। और जैसा कि आपने देखा होगा, सिंधिया जी का इतना विरोध भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया जितना कांग्रेस पार्टी ने किया जब ये शिवराज जी के साथ ग्वालियर गए थे। तो ये जो पार्टी क्यों करेगी विरोध? अब तो वो उनके ही हो गए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जब से सिंधिया जी राजनीति में आए हैं 15-17 साल से, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी सिंधिया जी का इतना विरोध कभी नहीं किया था जितना कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस के वही कार्यकर्ताओं ने विरोध किया जो कहीं ना कहीं सिंधिया जी से जुड़े हुए थे, मतलब इनके घमंड और अहंकार से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि हाँ, इस तरह के लोग चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। और आप देखिए, इतना बड़ा बहरूपिया पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। उनके आप भाषणों को सुनिए और पुराने भाषणों को आप सुनिए तो केवल कांग्रेस की जगह बीजेपी भी हो गया है, मोदी जी की जगह राहुल गांधी हो गए, कमलनाथ जी की जगह शिवराज जी हो गए, शिवराज जी की जगह कमलनाथ हो गए। और उनके वही हाथ फैलाने के स्टाइल, कहीं कोई अंतर नहीं है। पुराने आप वीडियो देखिए, ये सिंधिया जी आरएसएस बीजेपी को बोलते थे कि ये दलित विरोधी है, आरएसएस तक को, और नागपुर में चले गए। अब बताओ, इससे बड़ा कोई बहरूपिया हो गया? सिंधिया जी बोलते थे कि आरएसएस बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए। शिवराज सिंह ने कितना गंदा बोला कि ये तो विभीषण है। आप बताइए, विभीषण शब्द हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। उधर सिंधिया जी क्या कहते हैं, मेरा मुख्यमंत्री, जैसे मुख्यमंत्री इनका चेला हो। तो ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी जनता वर्सेस बिकाऊ और भाजपा वर्सेस भाजपा भी है। आप देखिए, जैसे आपने विभीषण का कहा, मानस में एक चौपाई है, आप बड़े मर्मज्ञ व्यक्ति हैं, कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। विभीषण को देख के ये फीलिंग हनुमान जी को आई थी उनका घर देख के कि ऐसे लंका में ये ऐसा अच्छा सज्जन व्यक्ति क्या कर रहा है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को ये फीलिंग आई होगी, भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस में ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए। विभीषण भले ही सार्वजनिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता हो, लेकिन विभीषण अच्छा था, विभीषण अच्छा है, विभीषण अच्छा चरित्र था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब लंका में विभीषण अच्छा था, जनता में नहीं माना जाता, भाई को धोखा दिया, मान लिया, लेकिन विभीषण सत्पुरुष था, सज्जन था, मानस में उल्लेख है।
जी मैं कि आपकी लंका निश्चर ने करने जी, वासा, यहाँ जी, कहाँ सज्जन करवासा। जी, अगर वो विभीषण है तो फिर कांग्रेस हुई लंका, जी, और जी, लंकाधिपति कौन हुआ? जी, जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि उस समय लंका और राम जी का जब युद्ध हुआ था तो उस समय जो विभीषण थे वो ठीक है, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन विभीषण शब्द, विभीषण नाम को हिंदुस्तान में अच्छा नहीं माना जाता। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों में एक का भी नाम विभीषण नहीं है। मेरा नाम राम है, इस तरह से हजारों लोगों का नाम है। विकास बोंदिया दिख रहे हैं, सुरेश जी दिख रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में विभीषण नाम आज तक किसी का नहीं देखा। इससे यह साबित होता है कि हिंदुस्तान में विभीषण को अच्छा नाम नहीं माना जाता। विभीषण बोला जाता है मतलब ये गद्दार हैं। आप चलिए अपने लोगों के प्रतिक्रिया साथ ले लेते हो। गद्दारी विकास करते जी हैं। प्रतिक्रिया दे दीजिए। विकास जी मुझे लगता है कि पांडे जी विभीषण शब्द के सज्जन तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, तब ये बार बार अपने लोगों को रावण उस भांति कहने में गुरेज भी नहीं कर रहे होंगे। देखिए विभीषण जी नाम है ना, वृद्धजन आयोग के सदस्य रहे विभीषण जी, वो संघ के बड़े महत्वपूर्ण मध्य प्रांत के व्यक्ति हैं, स्वयंसेवक हैं। तो ऐसा नहीं है, विभीषण का जो सात्विक तत्व था, सज्जन तत्व था, उसको ही शिवराज जी ने उल्लेखित किया था। देखिए अब दूसरी बात, एक नवीन जी, कांग्रेस के अपने दावे हो सकते हैं, सिंधिया जी से इनकी अपनी नाराजगी होना बड़ा स्वाभाविक है। अगर सिंधिया जी बहुत मलिन थे, गुलामों की तरह रखते थे, तो फिर आपने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया, कई बार आपने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उन्हें दी, उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में आप चर्चा में रखते रहे, और उसी क्षेत्र से जहां उनको ज्यादा मुख्यमंत्री के रूप में आप प्रस्तुत करते रहे, उसी क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा सीटें भी मिली थी, और उसी क्षेत्र के विधायक भी सबसे ज्यादा आपको छोड़ के गए और आपकी बाट लगा दी गई। तो मुझे लगता है कि जो भी है बहुत मेरे द्वारा बताने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ तथ्यात्मक है, सबके सामने है। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में है तो जनता की सेवा के लिए भी आज उतरी हुई है। आपने देखा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हम कैसे शानदार काम कर रहे हैं, किसानों, हताहत किसानों को कैसे मरहम लगा के राहत पहुंचाने के लिए जो जो एक्सरसाइज है वो पूरी कर रहे हैं। मन से भी दिलासा हमारे मुख्यमंत्री दे रहे हैं, दिल भी लोगों का शांत कर रहे हैं। राहत कार्यों के लिए जो प्रक्रिया चालू कर दी गई है उसे अंतिम तक भी पहुंचाया जाएगा। वहीं पे चुनाव की भी हमारी अपनी तैयारियां हैं। आप कह सकते हैं कि चुनावी रण में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 27 विधानसभा सीटें हमने जीतने का प्रण लिया है, 27 पे हम कमर कस के काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, चुनाव लड़ती है तो सुरेश जी, झोंक के सुरेश लड़ती जी, है। सुरेश जी, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया, एक विस्तृत प्रतिक्रिया आपकी ले लूं मैं। जी सिंधिया जी को विभीषण कहें या सिंधिया जी को जो है सिखाने वाला कहें, वास्तविकता यही है जो आपने अपने वक्तव्य में तीन चीजों को एक साथ जोड़ा, और उसमें ये था कि सिंधिया जी जो है उन्होंने कांग्रेस को सत्ता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और अब जो है जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है वह जो है अब परीक्षा की घड़ी में, और उस परीक्षा की घड़ी के बाद मुझे लगता है वो पास होकर के निकलेंगे, क्योंकि वो वातावरण मुझे मिल रहा है, मुझे जो रिपोर्ट मिल रही है उसमें केवल 5 या 6 सीटों पर जो है केवल जो है संघर्ष की स्थिति मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। और मैं ग्वालियर की जो मूल सीट है वो पोहरी, अमोरी, जोरा और करेरा, ये 5 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर कहीं कहीं टक्कर की स्थिति दिखाई देती है। बाकी सीटों पर मुझे बहुत कोई कंटेस्ट दिखाई नहीं देता। इसके अलावा भाजपा ने, जैसा मैंने पिछली बार भी आपके कार्यक्रम में कहा था, कि भाजपा को केवल सरकार बचाए रखनी, सरकार को आगे बढ़ाने के लिए और बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भरने के लिए ज्यादा सीटें चाहिए, लेकिन मात्र 2 सीटें चाहिए, और उन्होंने उन 2 सीटों का ऐसा जुगाड़ कर रखा है जिसके एक निर्दलीय आपने अभी दे रखा है, बड़ा बलेरा, नेपानगर, मानदाता, हाटपिपलिया, आगर मालवा, सांवेर और मुरैना। ये सीटें ऐसी हैं जो स्वाभाविक रूप से भाजपा की नहीं है। डबरा और दिमनी और अंबा, ये तीनों आप मेरे से ज्यादा जानते हैं,
नवीन जी, आप ये सीटें जो है ये व्यक्तियों की है, ये आप उसको देखिए अपने ऐदल सिंह कंसाना वाली सीट, तो कुल मिलाकर के जो पोजीशन भाजपा के पक्ष में है वो दिखाई दे रही है। लेकिन चुनाव होते हैं, जनता का मूड किस बात पर बदलता है, कब बदलता है, ये देखा जा सकता है। लेकिन सिंधिया जी को गद्दार कह जाने से या सिंधिया जी को विभीषण कह देने से कांग्रेस पार्टी को कोई ग्वालियर अंचल की 16 सीटों में बड़ा लाभ मिलने वाला हो, इसकी संभावना नहीं देख सकती है। तो मुझे तो बड़ा अचरज हो रहा है कि हमारे जो अन्य मित्र लोग हैं वो जो है उनको आज महसूस हो रहा है हटने के बाद कि वो क्या थे और क्या थे। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूँ, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के उसमें चाहे वातावरण दिखाई दे रहा हो, लेकिन भुगतान न होने की स्थिति को किसानों को आप घोषणा कर रहे हो, ये सारी चीजें देखने के बाद जनमानस बनेगा। चुनाव जो परसेप्शन का होता है। नवीन जी, एक आज बहुत जबरदस्त सूचना मिली थी जी, कमलनाथ जी जो है वो अभी भी बिल्कुल कमरे ठीक से कहा बाहर आपने। नहीं निकल रहे हैं। चुनाव परसेप्शन का होता है, सरकार तो नहीं बनी रही है। चुनाव परसेप्शन का होता है। हम इस चर्चा में लगातार बने रहेंगे। एक व्यावसायिक अंतराल के लिए हम रुकेंगे और तुरंत उसके बाद हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 100-781-52483, IFSC कोड SBIN 0001056। नमस्कार। इंडिया एजेंडा चुनाव की बारी कौन भारी में आपका पुनः स्वागत है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। राम जी, जनता का जो परसेप्शन है निश्चित रूप से वो ही मायने रखेगा, लेकिन आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस को जनता क्यों मौका देगी और ऐसा भरपूर मौका देगी कि दोबारा जो है फिर से उनको ये कंफर्म कर दे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए ही जनता ने वोट किया था? आपसे जानना चाहिए। एक नहीं, कई कारण है। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस को कमजोर बताने का पिछले 6 साल से फैशन चल गया है। ये एक डायलॉग है कि कांग्रेस कमजोर है, डूबता जहाज है, अस्तित्व खत्म हो रहा है, चाहे हम 3 प्रदेशों में जीतें या कई प्रदेशों में सरकार बनाए। लेकिन ये फैशन हमेशा के लिए बन गया है। हमारी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है। हमारे नेता क्षेत्र में कितने भी जा रहे हो, हमारे नेता क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 6 साल से की जा रही हैं और ये आगे भी इस तरह से की जाएंगी। 27 में से 26 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, तो ये कैसे कह सकती हैं कि ये बीजेपी की सीटें रही हैं, जब 27 में से 26 सीटें कांग्रेस के पास थीं। और शिवराज सिंह जी हों या भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता हों, जो 26 लोगों के लिए क्या चुनाव प्रचार करने जाएंगे। जब उनके क्षेत्र में गए थे तो इन्होंने क्या कहा था, इनको हराओ। जैसे ग्वालियर की बात करूं, प्रद्युम्न सिंह तोमर और पवैया जी एक दूसरे के अगेंस्ट में थे, तो शिवराज जी गए थे या भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता गए थे कि प्रद्युम्न को हराओ। डबरा में क्या कहने गए थे कि इमरती को हराओ। अब क्या कहने जाएंगे कि इमरती को जिताओ, प्रद्युम्न को हराओ।
तो ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस इनके बिकाऊ के बीच में तो है ही। भारतीय जनता पार्टी में भी आपस में अंदरूनी ये लड़ाई बहुत है। जयवंत सिंह जी पवैया, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी की लड़ाई है। अब इनका आधा समय तो पवैया जी को मनाने में लग रहा है। वहां नरोत्तम मिश्रा जी नहीं चाहते हैं इमरती देवी जीते, वहां शेजवार जी सांची में नहीं चाहते हैं कि प्रभुराम चौधरी जीते, कैलाश विजयवर्गीय नहीं चाहते हैं कि तुलसी सिलावट जीते। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आप आए दिन देखते हैं कि जितने भी जो रुष्ट लोग हैं उनके घरों पे जा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं हाट पिपल्या की सीट पर, जैसे दीपक जोशी जी हैं। तो इनके अंदर भी बहुत बड़ी लड़ाई है। ग्वालियर में सिंधिया जी जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं जाते हैं, वही जो इनके साथ 4 महीने पहले जो कांग्रेस के कुछ लोग चले गए थे, बस वही लोग वहां दिखाई देते हैं। इसलिए इन्होंने शिवराज जी को बुलाया था कि शिवराज जी के कारण कहीं कुछ ना कुछ तो वहां भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो इनके अंदर भी बहुत लड़ाई है, इनको आपस में भी बहुत एक दूसरे से निपटना है। पूछ लेता हूं, आप जनता के समक्ष तो बाद में जाएंगे या प्रतिद्वंदी से तो बाद में जीतेंगे? बोंद्रिया जी, पहले आप अपनी अंदरूनी कलह से तो जीत लीजिए, अंदरूनी लड़ाई से तो जीत लीजिए। नवीन भाई, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आपसी समन्वय और सामंजस्य पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए भली भांति प्रशिक्षित है, इस बात को महत्वपूर्णता से समझता है। अब जो पांडे जी बातें कह रहे हैं वो बहुत ही सतही हैं। गुड़ बात यह है कि हमें भी पता है कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही तो ये प्रदेश के क्या हाल थे, किस तरह से कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी के सामान्य से कार्यकर्ताओं पे अत्याचार करती थी। केवल यही काफी है बात पूरी पार्टी संगठन को एक जोड़ के इस चुनाव में जीत के लिए सुनिश्चित प्रयास करने के लिए प्रेरित करने के लिए कि हम अपने लोगों का, अपने परिवारों का, अपने साथियों का, अपनी जनता का नुकसान नहीं देख सकते हैं। क्या हमारे क्षेत्रों का नुकसान होता है तो उसमें हमारा नुकसान नहीं होता है, यही काफी है। बाकी आप जो बातें बनाने का प्रयास कर रहे हैं पांडे जी, देखिए झूठ, फरेब, भ्रम फैलाना ये आपके तो कांग्रेस में हमेशा से रहा है। आप पर फला व्यक्ति आत्महत्या क्यों कर लेता है, इसके लिए आप भ्रम फैलाते हैं। जी, मैंने कहा आज भी तोमर जी वही बात कर रहे थे कि अब तो हमारी ताकत डबल हो गई है। जो काबिल लोग हमारे विपक्ष में 2018 में खड़े थे, आज वे हमारे पार्टी में पार्टी की विचारधारा को लेके पब्लिक के बीच जा रहे हैं। चलिए समझ और पिछले 5-6 महीने में उन्होंने उस तरह के काम भी किए हैं, विकास योग्य काम। अंतिम प्रतिक्रिया के हमारी साथ हमारी ताकत तो डबल हो गई पांडे जी। प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी, कांग्रेस कह रही है कि वही लोग जो 4 से 10 लोग चले गए हैं या 4 से 10 हजार चले गए, बस वही सिंधिया जी के इर्द गिर्द हैं, और जो सिंधिया जी के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो मूल विचारधारा के लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके साथ अभी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। इसका खामियाजा जो नवोदित भारतीय जनता पार्टी में आए उनको भुगतना पड़ेगा। अंतर कला है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनकी ताकत डबल हो गई है, क्योंकि जो पिछले चुनावों में उनके सामने खड़े होकर ताल ठोक रहे थे वो तो अब उनके साथ होकर युद्ध लड़ेंगे। आपकी प्रतिक्रिया के साथ चर्चा करूंगा। रवि जी, दो बातें बिल्कुल मानने की हैं। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया जी के जाने से कमजोर हुई है और उसका भरपाई करने के लिए कांग्रेस का नेतृत्व लगा हुआ है। अब उसने कितनी भरपाई की है ये सारा का सारा चुनावी माहौल में समझ में आएगा। दूसरा, ये बिल्कुल सत्य है, इस बात को मैं बिल्कुल नहीं नकार सकता कि नरेंद्र सिंह तोमर जैसे ताकतवर व्यक्ति के सामने यदि सिंधिया जी जैसा ताकतवर व्यक्ति सामने खड़ा हो रहा है तो निश्चित रूप से राजनीतिक टकराहट की स्थिति बनेगी। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो इस प्रकार की राजनीतिक टकराहट पैदा नहीं करते जिसके कारण जो है उन्हें नुकसान की स्थिति उठाना पड़े, राजनीतिक रूप से खुद को भी और जो है पार्टी को भी। वो हमेशा समन्वय के व्यक्ति रहे हैं। इसलिए ये जो एक आपसी टकराहट जो है, जो देर सवेर चलना है, ये जो है अभी के उपचुनाव में नुकसानदायक नहीं होगा, ये मेरा मानना है। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब राम पांडे जी ये कहते हैं कि कांग्रेस को लोग डूबता जहाज कह रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं,
इसमें लोगों को आप शामिल मत करिए राम पांडे जी। आप 6 साल से डायलॉग बन गया है, ये 6 साल से डायलॉग बन गया है, ये अभी से नहीं बोल रहा हूँ। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हम जीते थे, उसके पहले भी आप बोलते थे। ये 3 प्रदेशों के चुनाव के पहले भी आप यही बोलते थे कि कांग्रेस डूबता जहाज है, और हम तीनों प्रदेशों में चुनाव जीते थे। यदि उन्होंने प्रदेश का अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदला तो इसलिए आप जो है वो किसी अरे अमित शाह ने अपने चेले को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, नड्डा को, उसके बारे में अभी तो कुछ बोलो। वहां तो चेलों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मोदी जी ने अपने चेले अमित शाह को बनाया, अमित शाह ने अपने चेले नड्डा जी को बनाया, उस पर भी तो आप कुछ प्रकाश डालिए। देखिए पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन नड्डा जी, अमित शाह जी की एंट्री के पहले विकास जी, अब अंतिम प्रतिक्रिया सुरेश जी की लेने दीजिए। जनता उससे कितना इत्तेफाक रखेगी, जनता में छोड़िए, कुछ तो ऐसा सुनिए कि जो भले ही हमें नहीं समझ में आ रहा हो, आपको नहीं, आपके अनुसार नहीं हो, फिर भी चलने दीजिए। यदि सकारात्मक तरीके से चुनाव प्रचार में जाएंगे तो कुछ फायदा उठा लेंगे। लोगों को गाली निकालने से या आलोचना करने से आपके खाते में बहुत कुछ आने वाला नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो चुनाव की बारी कौन भारी, ये तो जनता तय करेगी। जिसकी जैसी होगी तैयारी, उसको जनता कैसे स्वीकार करेगी, यह भी जनता पर निर्भर रहेगा। लेकिन कुछ समयों में ये तो तय है कि पिछले कुछ वर्षों में एक छवि निरूपित हुई है कि कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस डूबता जहाज है, कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने राजस्थान जैसा बड़ा प्रदेश जीता, छत्तीसगढ़ में एक तरफा जीती, मध्य प्रदेश में भी कड़ी टक्कर दी, पंजाब जीता। तो कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस डूबता जहाज है, ये भले ही शाब्दिक रूप से कहें, लेकिन वस्तुतः कांग्रेस फाइट में है। केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर देखा जाए या केंद्र की सरकार के तौर पर देखा जाए तो ठीक है, लोकसभा में कांग्रेस की सीटें बहुत कम हुई हैं, लेकिन एक समय था जब कांग्रेस केंद्र में हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी राज्यों में हुआ करती थी, और कई राज्यों में कांग्रेस भी हुआ करती थी। तो ये राजनीतिक घटनाक्रम है, राजनीतिक चक्र है। जनता समझने की कोशिश करती है कि हो सकता है इससे बेहतर उनके पास विकल्प हो, और जनता विकल्प अच्छा मिलने पर ही उसको निरंतर रखती है। अगर जनता के पास कोई दूसरा बेहतर विकल्प है तो जनता उस पर भी जाएगी। तो यहाँ बात बेहतरी की है कि कौन किसके जनता के समक्ष अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता है। कोई यहाँ अमृत पान करके नहीं आया है कि जिसकी सरकार है अब उसकी ही रहेगी। यहाँ बात सिर्फ बेहतरी की है कि खुद बेहतर होकर और जनता की बेहतरी की बात करके कौन बेहतर तरीके से जनता को समझा सकता है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।